जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पेज नंबर 14.26 पे मेरी जो 14th एडिशन की जो सेकंड प्रिंट बुक है उसमें मैंने एक यहाँ पर पैराग्राफ ऐड ऑन किया है। गवर्नमेंट ने जीएसटी में एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर इशू करके एक क्लैरिफिकेशन दिया। क्लैरिफिकेशन में वही चीज कही जो हम लोग क्लास में विथ द रेफरेंस ऑफ सेक्शन या रूल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अब थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। जो चीज आपने पढ़ी है उसको एक बार लिंक कर लेते हैं इस सर्कुलर के थ्रू। सर मैंने यहाँ पर सर्कुलर का नंबर भी दे रखा है और ये डेट भी दे रखी है। ना तो आपको नंबर याद रखना है अपने एग्जाम्स के लिए, न डेट याद रखना है। और इसके अंदर मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, जो आप पढ़े हो मैं उसी चीज को कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक, किन बच्चों के लिए ये जरूरी है पढ़ना? सर सीए इंटर के स्टूडेंट जिनका एग्जाम सितंबर 25 में है, जनवरी 26 में है। सीए में इंटर के स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम दिसंबर 25 में है। जीएसटी 14th एडिशन बुक सेकंड प्रिंट में ये चीज मेंशन की हुई है मैंने अपने नोट्स में। एक बार मैं आपको टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पहले ले जाता हूँ। आपने क्लास में क्या पढ़ा है? मेरे से ऑलरेडी पढ़ा है सर। टैक्स इनवॉइस चैप्टर में मैं आ चुका हूँ पेज नंबर 9.5 पे, राइट। थोड़ी लिंकिंग करनी पड़ेगी आपको उस सर्कुलर की क्लैरिफिकेशन को समझाने के लिए। सर पेज नंबर 9.5 पे टैक्स इनवॉइस चैप्टर में हम लोग जब यहाँ पर पढ़ते हैं कि टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए विद द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 31 रीड विथ रूल 46। ठीक है, देखो सेक्शन जो 31 है वो क्या कहता है? सर्विसेज और गुड्स के केस में आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे और उसके अंदर कंटेंट प्रेस्क्राइब्ड मैनर वाले होने चाहिए। तो अब कंटेंट यानी टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या लिखा होना चाहिए, कहां प्रेस्क्राइब्ड है? तो क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रूल 46 का रेफरेंस लेके हम लोग पढ़ते हैं कि आपके इनवॉइस का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, लेकिन इनवॉइस के अंदर क्या जरूरी है वो दिया हुआ है। तो हम लोग जब यहां पर आते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आप B2B सप्लाई करते हैं, यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, B2B सप्लाई, तो वहां पर सामने वाले का नाम, एड्रेस और GSTIN नंबर होना ही चाहिए। ठीक, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो तो फिर हम लोग पढ़ते हैं कि सर वैल्यू देखेंगे। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है यानी कौन सी सप्लाई? B2C सप्लाई। डन। सर सामने वाला कौन? रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है मतलब B2C सप्लाई। तब यहां पर क्या देखेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि आपके सप्लाई की वैल्यू क्या है। 50,000 और मोर है तो आप उसका नाम, एड्रेस और स्टेट लिखिए। और अगर 50,000 से लेस है तो फिर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। डन। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको वहां पर नाम, एड्रेस, स्टेट का रेफरेंस देना ही हो। डन। लेकिन उसके बाद हम लोग क्लास में क्या पढ़े कि भाई 3 सिचुएशन में आपको सामने वाले का नाम नहीं लिखो, एड्रेस नहीं लिखो, लेकिन सामने वाले का स्टेट लिखना जरूरी। देखो जनरली क्या होता है, हम लोग नाम, एड्रेस और फिर साथ में रेफरेंस लिखते हैं स्टेट का। सर रेफरेंस क्यों लिखते हैं स्टेट का? क्योंकि अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई हुई तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में हेल्प करेगा। जो रेवेन्यू है जीएसटी की, जो 50% रेवेन्यू है डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट में, उसी स्टेट के पास जाएगी जो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखेंगे हम लोग मेनली। देखो स्टेट का रेफरेंस क्यों लेते हैं? स्टेट का रेफरेंस लेते हैं ताकि हम ना प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल सकें और फिर हम लोग क्या निकाल सकें? इंटर स्टेट सप्लाई, ताकि 50% रेवेन्यू हम उस स्टेट को दे सकें जहां डेस्टिनेशन कंजम्पशन, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स जीएसटी को बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है 3 जगह हमें तुम प्रॉपर एड्रेस मत दो कि नाम, एड्रेस और स्टेट, मतलब हमें कोई कुरियर नहीं पहुंचाना है सामने वाले की, हमें खाली स्टेट का नाम बताओ। जैसे मान लो मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अगर मान लो मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं और मुझे तुम्हें बुक्स, ऑनलाइन में क्लासेस पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब मुझे तुम्हें बुक्स नहीं भेजनी है, तो बुक्स नहीं भेजनी है तो मुझे तुम्हारा प्रॉपर एड्रेस तो चाहिए नहीं। लेकिन मैं तुमसे फिर भी बोलूंगा कि बेटा अगर तुमको मेरे यहाँ क्लासेस लेनी है, तुमको मेरे यहाँ से पढ़ना है, तो तुमको अपना स्टेट बताना पड़ेगा। और जब तक तुम स्टेट नहीं बताओगे मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं लूंगा। क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा, ये क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं क्या? 3 ऐसी सिचुएशंस हैं, ध्यान रखना, 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां वैल्यू नहीं देखेंगे। ये 50,000 और मोर और लेस देन 50 वाली।
और सामने वाले के एड्रेस के तौर पे कम से कम स्टेट उससे पूछ के जरूर लिखेंगे इनवॉइस पे। कहां लिखा हुआ है सर? यहां आपने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा हुआ है। 3 सिचुएशन कौन सी है सर? एक, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेम। अब सर ध्यान रखना, हम लोग क्लास में बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं क्लास में। क्या ऑनलाइन मनी गेम को क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, यानी गुड्स की कैटेगरी होती है। ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाती है, न कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लास में बहुत बार आपको बताया हुआ है। ऑनलाइन मनी गेम इज अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक, गुड्स की कैटेगरी में आता है और इस पर जीएसटी लगता है। और अब सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, यानी मैं ऑनलाइन मनी गेमिंग का बिजनेस करता हूं और तुम यूजर हो। सर ऑनलाइन मनी गेमिंग का मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, तुम मेरे यूजर हो, पार्टिसिपेंट। तो तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तुम तो एक स्टूडेंट हो मान लो। तुम तो मेरे पोर्टल पर आके, मेरे ऐप पर आके ये गेम खेल रहे हो। सर बैंड हो चुका, वो सब अलग बात है। सर गवर्नमेंट ने ऑनलाइन मनी गेम को सुना है, बैंड कर दिया है। अरे बैंड कर दिया है, लेकिन आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है जो क्लास में पढ़ाया गया है। रेफरेंस दे चुका हूं, सीए इंटर, सीएमए इंटर, आपका सितंबर 25, दिसंबर 25, जनवरी 26। आपको पढ़ना है ऑनलाइन मनी गेम की चीज जो क्लास में पढ़ी है। तो सर अगर मान लो मैं ऑनलाइन मनी गेम का बिजनेस करता हूं और तुम मेरे ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू तुम इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो एज ए यूजर, तो तुम स्टूडेंट हो, तुम जीएसटी में तो रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक। तो ऑफ कोर्स मैं क्या कर रहा हूं? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग का काम कर रहा हूं। किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, क्योंकि तुम तो स्टूडेंट हो, तुम जीएसटी में कहां रजिस्टर्ड हो। अब जब तुम मेरे यहाँ, मेरे ऐप में या मेरे वेबसाइट पे तुम इस गेम को खेलने के लिए जब लॉग इन करोगे, अपना आईडी वाईडी क्रिएट करोगे, राइट, तो मैं तुम्हारा वहां पर नाम एड्रेस नहीं जानूंगा, कम से कम मैं तुम्हारा वहां पे स्टेट जरूर बोलूंगा कि जब तक तुम अपना स्टेट मेंशन नहीं करोगे तुम हमारे इस गेम को खेल ही नहीं सकते, क्योंकि यहां जरूरी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसी चीज को उस सर्कुलर के थ्रू कंफर्म किया गया कि सर अगर मैं तुम्हें सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेम का मैं तुम्हें इन्वॉल्व कर रहा हूं, तुम मेरे यूजर हो, तो मुझे तुम्हारा एड्रेस में कम से कम तुम्हारा स्टेट चाहिए। एक दूसरा, अब आ जाओ सर्विसेज में। सर्विसेज में मैं तुम्हें कोई भी सर्विसेज दूं, ऑनलाइन सर्विसेज, सर्विस का नाम यहां मेंशन नहीं है। कब? जब बाय और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देख लिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस वाला होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है। सर इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि ये इको 95 वाला होना चाहिए। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब तुम मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हो मैं भी इसमें कवर हूं। और सर जब हम लोग स्टूडेंट का अपने एडमिशन लेते हैं ना, तो हमेशा उससे उसका स्टेट पूछते ही पूछते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो स्टूडेंट्स को जब ऑनलाइन पढ़ाता है, ऑनलाइन में आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ाओ और या फिर आप लाइव बैचेस लो, तो वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की सर्विसेज है और मैं एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो जाऊंगा। आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर अगर याद हो मेरा, तो मैंने आपको क्या बताया था? एक इको होता है जिस पर टीसीएस एप्लीकेबल है, एक इको होता है जिस पर 95 एप्लीकेबल है, और एक वो इको है जो ऑनलाइन डील कर रहा है, गुड्स हो या सर्विसेज, लेकिन वो ना तो 95 में कवर हो रहा है ना टीसीएस एप्लीकेबल है उसके ऊपर। और इसमें कोई भी ऑनलाइन पोर्टल वाला आ सकता है सर, ऑनलाइन कोई भी आ सकता है। लेकिन अब अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? ऑनलाइन सर्विसेज की बात करेंगे। सर यहां पे लिखा हुआ है सर्विसेज, 3 जगह सामने वाले का स्टेट पूछना जरूरी है, इनवॉइस पर मेंशन करना जरूरी है। एक, जब तुम ऑनलाइन मनी गेमिंग में इन्वॉल्व हो, ये गुड्स है। दूसरा, जब तुम सर्विसेज में, सर्विसेज कौन दे रहा है? या तो इको दे रहा है बाय, और या इको के थ्रू दिया जा रहा है। मैं अपनी सर्विसेज किसी पोर्टल के थ्रू दूं तुमको, या फिर डायरेक्ट मैं अपने ऐप या पोर्टल पर दूं, या चलो मैं व्हाट्सएप चैट करके तुमको, डिजिटल ही तो मैं दे रहा हूं तुमको सर्विस। तुम हमें व्हाट्सएप चैट के थ्रू डिस्कशन करते हो बैच का, उसके बाद हम व्हाट्सएप चैट के थ्रू तुम्हें बैंक डिटेल्स देते हैं, तुम पेमेंट करते हो, फिर हम तुम्हें ईमेल करते हैं। तो क्या हम ई कॉमर्स सर्विसेज में आ गए सर? हाँ आ गए। तो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पर नाम दिया हुआ है ऑनलाइन मनी गेमिंग, गुड्स में स्पेसिफिक लिखा हुआ है ओनली इन केस ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, बट यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है सर्विस का नेचर क्या होना चाहिए। कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज हो
जो ई कॉमर्स ऑपरेटर दे रहा हो या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई प्रोवाइड कर रहा हो। मैं अपनी सर्विसेज एक पोर्टल के थ्रू तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मुझे एटलीस्ट तुम्हारी जो भी इनवॉइस मैं इशू करूं या पोर्टल वाला इशू करे, तुम्हारा स्टेट जरूर वहां पर लिखे। तो यहां सर्विस का नेचर मेंशन नहीं है। अब अगला OIDAR सर्विसेज, यहां सर्विस का नेचर मेंशन, सर्विस का जो नेचर है मेंशन है। कौन सी सर्विस? OIDAR सर्विस होनी चाहिए। कौन सी? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। सर और इसमें कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज, मान लो तुम्हें ना कोई भी, देखो कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज इसके अंदर आ सकती है। डन। ये स्पेसिफिक किसको टारगेट किया है? OIDAR सर्विस को टारगेट किया है। और इसमें किसको टारगेट किया है? ऑनलाइन मनी गेमिंग को। इन 3 सिचुएशन में क्या बोलता है? क्या बोलता है? वैल्यू मत देखो इनवॉइस की। जब तुम टैक्स इनवॉइस इशू करोगे तो सामने वाले का स्टेट का नाम उसमें जरूर होना चाहिए। किसका? रेसिपिएंट का। और उसी को हम डिम्ड एड्रेस मान लेंगे, यानी मुझे उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम, विलेज का नाम, हाउस नंबर, जो प्रॉपर एड्रेस होता है या उसका नाम, वो सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे सामने वाले यूजर का ABCD कोड डाल दूंगा, मुझे उसका स्टेट चाहिए। अब ये जब मैंने तुमको टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ाया था तो बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, ध्यान रखना इस बात को, एग्जाम में क्वेश्चन टच कर देता है। ठीक है सर, ये B2C सर्विसेज है या B2C सप्लाई कह लो क्योंकि ये गुड्स है, ऑनलाइन मनी गेमिंग। सर ये B2C सप्लाई है जिसमें 3 बातें हैं, ऑनलाइन मनी गेमिंग एक, दूसरा एनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। और सर हर आदमी आज के दिन ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो ऑनलाइन काम कर रहा है। तुम मेरे पोर्टल पर कोई क्लास परचेज कर रहे हो, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं। 95 नहीं लग रहा है मेरे ऊपर, ठीक। मान लो मेरे पोर्टल पे तुम मेरी क्लास परचेज कर रहे हो, 95 मेरे ऊपर नहीं लगा, TCS के प्रोविजन मेरे ऊपर नहीं लगे, लेकिन फिर भी मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं। और फिर भी मैं जब तुम्हें इनवॉइस इशू करूंगा तो उस पर तुम्हारे स्टेट का नाम जरूर लिखूंगा, यानी तुम कुछ दो ना दो, तुम अपने स्टेट का नाम जरूर मुझे। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई, रिवाइज करवा दिया। अब देखो मैं चलता हूं आपको कहां लेके, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, कॉन्सेप्ट में, सर्कुलर में बाद में आऊंगा। पहले तुमने क्लास में क्या पढ़ा उस पे आता हूं। तुमने यहां सेक्शन 10 में क्या पढ़ा? सेक्शन 10 पेज नंबर 7 में जब हम लोग आगे गए तो यहां पर तुमने 10(1)CA में क्या पढ़ा कि जब भी हम कोई गुड्स की सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। सर 10(1)A में नहीं जाना है आपको, 10(1)CA 10(1)A में नहीं जाना है। क्या बोलता है? 10(1)A में नहीं जाना है, 10(1)C में नहीं जाना, यही क्लास में बात हुई है। अगर आप B2C सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो सीधा CA में आइए, इसके थ्रू प्लेस ऑफ सप्लाई निकालिए। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा सर? ओवर द काउंटर, यानी तुम मेरी दुकान पर आकर कोई सामान खरीदते हो या फिर ऑनलाइन तुम मेरे पोर्टल पर आकर कोई सामान खरीदते हो, तो ऑनलाइन मनी गेमिंग इज अ गुड्स। और इसमें क्या लिखा हुआ है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मेरे रिकॉर्ड में जो रेसिपिएंट का एड्रेस होगा। मतलब देखो टैक्स इनवॉइस चैप्टर क्या बोलता है? वैल्यू मत देखो, स्टेट का नाम मेंशन करो। क्यों? वहां पढ़ाया था, स्टेट का नाम क्यों मेंशन करा रहा है? ताकि यहां क्या निकल सके? प्लेस ऑफ सप्लाई निकल सके। क्यों? प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए क्या बोलता है? रेसिपिएंट का अगर तुमने एड्रेस रिकॉर्ड किया इनवॉइस पर तो वो ले लो, और नहीं तो फिर सप्लायर की लोकेशन ले लो। अच्छा अब क्या हुआ? तुम्हारे पास कोई चॉइस है? नहीं है चॉइस। कब? अगर तुम इस गुड्स में किस में डील कर रहे हो? ऑनलाइन मनी गेमिंग में। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग में यहाँ कोई चॉइस ही नहीं है, तुमको सर सामने वाले का एड्रेस लिखना ही पड़ेगा अपनी इनवॉइस पर, और जो वो स्टेट लिखेगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, अगर सामने वाले का सिर्फ स्टेट का नाम लिख दो तो उसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एड्रेस की कंफर्मेशन होती है। सर हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं 10(1)CA में कि अगर आप सप्लाई गुड्स का कर रहे हो, किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यानी B2C सप्लाई, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? सर अगर रेसिपिएंट का, खरीदने वाले का एड्रेस मेंटेन किए हो स्टेट का नाम, तो वही है प्लेस ऑफ सप्लाई, और नहीं तो फिर सप्लायर जहां रजिस्टर्ड है वो ले। ठीक। अब ऑनलाइन मनी गेम में तो कोई ऑप्शन ही नहीं,
क्योंकि टैक्स इनवॉइस चैप्टर बोलता है सामने वाले का स्टेट लिखना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। तो बस यही सर्कुलर कहता है। ये जो सर्कुलर अभी हम लोग पढ़ेंगे वो यही कहता है कि भाई अगर गुड्स में तुम किस में डील कर रहे हो, ऑनलाइन मनी गेम में, तो यहां चॉइस नहीं है, यहां चॉइस नहीं है कि रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंडेटरी है कि रेसिपिएंट का स्टेट का नाम तुमको इनवॉइस पर लिखना ही पड़ेगा ताकि प्लेस ऑफ सप्लाई निकल सके, और प्लेस ऑफ सप्लाई वही लेंगे क्या, रेसिपिएंट के जो स्टेट है वो। तो टैक्स इनवॉइस चैप्टर क्या बोलता है, इनवॉइस पर स्टेट का नाम मैंडेटरी है, लिखो, और फिर वही यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई। खासकर ऑनलाइन मनी गेम, तो एग्जाम में क्या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि ऑनलाइन मनी गेम में तुम डील कर रहे हो और 40,000 रुपए की वैल्यू है, 40,000 की वैल्यू हो या 60,000 की वैल्यू, तुमको रेसिपिएंट का स्टेट का नाम मेंशन करना ही पड़ेगा, और वही यहां पर क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। डन, ये हो गया ऑनलाइन मनी गेम के बारे में। अब आ जाओ सेक्शन 12(2). यहां हम लोग क्लास में पढ़ते हैं पेज नंबर 14.11 पे 12(2) में क्या ये डिफॉल्ट रूल, अगर तुम्हारे स्पेशल जो सबसेक्शन है वो ना लगे, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के जो स्पेशल पॉइंट्स हैं 12(3) से लेकर 12(14) तक, वो अप्लाई ना हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हो तुम, 12(2) के थ्रू। अब 12(2) में क्या लिखा हुआ है कि B2C सप्लाई हो, ये वाला पॉइंट, B2C सप्लाई हो तो क्या करना, रेसिपिएंट का लोकेशन ही लेना प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर तुम्हारा वो एड्रेस तुम मेंटेन कर रहे हो तो, और नहीं तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो यहां पर तुम्हें क्या लगता है कि अच्छा चॉइस है, तुम इसको ध्यान से पढ़ो, यहां तुमको क्या लगेगा, अरे चॉइस है 12(2) में। 12(2) मान लो मैं कोचिंग चलाता हूं, स्टूडेंट से एड्रेस लिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका स्टेट, और नहीं लिया तो फिर मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हो तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, लिखा हुआ भी यहां पर यही है, लेकिन एक बात बताओ, इस 12(2) को तुम रीड करो टैक्स इनवॉइस के रूल 46 में, वहां क्या लिखा हुआ है, एनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इको और थ्रू इको, और या फिर OIDAR सर्विसेज में क्या करना होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू सामने वाले का स्टेट लिखना ही पड़ेगा, और लिखेंगे स्टेट तो अपने आप इसी में निकल जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, दूसरे में आने की जरूरत ही नहीं। समझ गए। 12(2) में अगर 12(2) में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, तो क्लास में क्या बता रखा है, B2B है तो इसमें चले जाओ, B2B में तो सामने वाला जहां रजिस्टर्ड है वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। B2C है तो क्या करना, फिर देखना कि रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है क्या है, तो फिर उसका जो स्टेट होगा वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहां तुमको क्या लग रहा है, चॉइस, चॉइस। अच्छा, एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर ही ले लो प्लेस ऑफ सप्लाई, तो सर ये तो इंट्रा हो जाए, लेकिन क्या ये चॉइस अवेलेबल है तुम्हारे पास, कब, OIDAR सर्विसेज में, और या फिर एनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और थ्रू इको, तो ये चॉइस अवेलेबल नहीं। क्या सर, सर क्या कहता है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इको, और या फिर प्रोवाइडेड थ्रू इको। ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इको, इको दे रहा है, और या फिर इको के थ्रू तुम दे रहे हो, मैं इको के थ्रू तुम्हें सर्विसेज दे रहा हूं। ऑनलाइन सर्विसेज में एनी सर्विसेज, एनी सर्विसेज। तो तुमने यहां पर टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्या पढ़ा, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्या पढ़ा, अगर B2C सप्लाई है, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको एड्रेस में स्टेट का नाम लिखना ही पड़ेगा, किसके लिए, रेसिपिएंट के। डन। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, B2C की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी B2C की बात कर रहे हैं, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर कौन सी सप्लाई है, एनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इको, इको डायरेक्ट दे रहा है, यानी मैं तुम्हें डायरेक्ट सर्विस दूं, या मेरी क्लासेस तुम किसी पोर्टल के थ्रू परचेज करो, थ्रू। तो आपको टैक्स इनवॉइस जो इशू करोगे तुम, उस पे तुमको एड्रेस स्टेट का नाम मैंडेटरी है,
मैंडेटरी है स्टेट का नाम, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। वो 50,000 वाली बात नहीं देखनी है। डन डन। अब हमें इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या ध्यान रखना है? इफ सेक्शन 12(3) to 12(14) इज नॉट एप्लीकेबल, तो तुम कहां आओगे? सेक्शन 12(2) में आओगे, और 12(2) में आओगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? स्टेट ऑफ रेसिपिएंट। क्यों? क्योंकि वो तो मेंटेन करना मैंडेटरी है। तो यहां सप्लायर ये नहीं बोल सकता है कि आई डोंट हैव अ एड्रेस और स्टेट नेम ऑफ द रेसिपिएंट, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ले लो? लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लो। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर नॉट पॉसिबल। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्टेट का नाम मेंटेन करना मैंडेटरी है सप्लायर के लिए। रेसिपिएंट से स्टेट का नाम लो और फिर उसको ऑनलाइन सर्विसेज दो, या फिर और OIDAR सर्विस। इतना तुमको याद नहीं रहेगा एग्जाम के लिए। सर किसी सप्लायर ने ऑनलाइन सर्विसेज दी है इको के थ्रू, या इको ने दी है, या OIDAR सर्विसेज दी है। किसको? सर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को। B2C का मतलब कौन है? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड। ठीक, तो अब सीधा टैक्स इनवॉइस चैप्टर में चले जाओ, और वहां क्या पढ़े? स्टेट का नाम मेंशन करना जरूरी है। इनवॉइस में वैल्यू मत देखो। पेज नंबर यहां पर कौन सा? पेज नंबर 9.5। ठीक, अब स्टेट का नाम आ गया वहां से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आ जाओ। प्लेस ऑफ सप्लाई में कब? जब 12(3) से 12(14) ना लगे, तो तुम कहां हो गए? 12(2) में। या सर 12(3) से लेकर 12(14) में भी लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट का एड्रेस कहीं कहीं लिखा हुआ है। 12(3) से 12(14) में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि B2C सप्लाई हो, तो फिर है ना, देखो कि रेसिपिएंट का रिकॉर्ड एड्रेस अवेलेबल है या नहीं, यार है तो वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। सर्कुलर का रेफरेंस 12(2) का है। बात कॉमन है कि भाई स्टेट का नाम मेंशन करना मैंडेटरी है, और मैंडेटरी है तो फिर अगर हम रेसिपिएंट की लोकेशन देख रहे हैं तो फिर आ गई ना रेसिपिएंट की लोकेशन, तो हम सप्लायर में क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे सप्लायर में? हमारे पास रेसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल है। बस तो इसी चीज पर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो तुमको यही लिखना है कि भाई सप्लायर को स्टेट का नाम लिखना, मेंशन करना जरूरी है रेसिपिएंट के लिए। 3 तरह की सर्विसेज में, एक 3 तरह की सप्लाई में, एक तो ऑनलाइन मनी गेम में, दूसरा एनी सर्विसेज थ्रू और बाय इको, एनी ऑनलाइन सर्विसेज, नेचर इज नॉट मैंडेटरी, और तीसरा है OIDAR सर्विसेज। अब इसमें हमें गुड्स का केस है, तो सेक्शन कहां चले जाना है? 10(1)CA में चले जाना है। और सर्विसेज का केस है तो कहीं भी जा सकता है, 12(3) से लेकर 12(14) में। अच्छा, 12(3) से लेकर 12(14) में भी लिखा हुआ है कहीं कहीं कि B2C सप्लाई है। सर्विसेज अगर अनरजिस्टर्ड सप्लाई रेसिपिएंट को दी जा रही है तो उसका एड्रेस एग्जिस्ट करता है, तो वही ले लो प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या दिक्कत है? और 12(2) में जो चॉइस है वो चॉइस नहीं मिलेगी इन 3 केसेस। बस तो वही चीज। अब आ जाओ नोट्स में मेरे, जो अमेंडमेंट बोल के मैंने ऐड की है अपने नोट्स में, पेज नंबर 26 पे। अब मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं पेज नंबर 26 में। अब 26 में कुछ है ही नहीं मेरी तरफ से समझाने के लिए। क्यों? यहां पर वही चीज लिख रहा है कि इन 3 केस में, किसमें OIDAR सर्विसेज में, ऑनलाइन मनी गेमिंग में, और एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और थ्रू इको। यहां पर देख लो, कोई सर्विस का नेचर नहीं लिखा है, बोलता है एनी सर्विसेज, एनी ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक, प्रोवाइडेड बाय इको और थ्रू इको। आपको अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे रहे हैं तो स्टेट का नाम मेंशन करना जरूरी है, और प्लेस ऑफ सप्लाई वही निकलेगा। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई कब वही निकलेगा? जब प्लेस ऑफ सप्लाई में लिखा हो कि हम लोग लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत जगह लिखा हुआ है
सर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम लोग जो सिलेबस में पढ़ते हैं उसमें बहुत जगह लिखा हुआ है, चाहे सेक्शन 10 हो या 12 हो, CMA स्टूडेंट सेक्शन 11 और 13 बहुत जगह लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन तीन केस में तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट स्टेट का नाम तो मेंशन करना जरूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड हेंस हमें सप्लायर की लोकेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या हुआ, ये जो सर्कुलर इशू हुआ है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें गवर्नमेंट ने मिस्टेक कर दी। सर्कुलर में गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, इस ऑनलाइन मनी गेमिंग को भी सर्विसेज मान के एक साथ ही डील कर दिया। तो इसमें लैंग्वेज में थोड़ा लैंग्वेज को इग्नोर कर देना, लैंग्वेज को इग्नोर कर देना। तो सर्कुलर में मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिस्टेक हुई है और मैंने वही सर्कुलर की लैंग्वेज दे दी है यहाँ पे। गवर्नमेंट के हिसाब, इस सर्कुलर के हिसाब से ना ये ऑनलाइन जो मनी गेम है ये भी सर्विसेज है, जबकि है नहीं है। तो ऑनलाइन मनी गेम के लिए मैं तुमको कहाँ ले गया, सेक्शन 10(1) CA में, और बाकी दोनों के लिए मैं तुमको कहाँ ले गया, कहीं भी इंक्लूडिंग 12(2). जहां जहां लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, वी हैव लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि वो सेक्शन 31 रूल 46 में मैंडेटरी है मेंटेन करना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी ऑलवेज बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो हम सप्लायर की लोकेशन पर इन तीन के केस में नहीं जाएंगे। कब, जब ये हम अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे रहे हैं, बस नहीं जाएंगे सर, सप्लायर की लोकेशन पर नहीं जाएंगे। बस इतना तुमको ध्यान रखना है। यहाँ क्या तुमको मैंने लिंकिंग कर दी, ये लैंग्वेज सब तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम यहाँ तीन जगह पर यहाँ पर आ जाओ कि हमें स्टेट का नाम मेंशन करना जरूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, और वही स्टेट हमें प्लेस ऑफ सप्लाई देगा जहां पर यह लिखा हुआ है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और वो कहा, एक तो 12(2) में भी लिखा हुआ है और 10(1) CA में भी लिखा हुआ है। और बेसिकली ये सर्कुलर ना 12(2) के रेफरेंस से ही इशू हुआ है, और मेनली किसके लिए इशू हुआ है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और थ्रू इको के। टारगेट वही है। तो तुम्हारे एग्जाम में ऑनलाइन मनी गेमिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से, एक ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड बाय इको का क्वेश्चन आएगा। बोलेगा वैल्यू ऑफ सर्विस 40,000 है, बताओ कैसे निकालेंगे। तो भाई वैल्यू ऑफ सर्विसेज 40,000 पे भी स्टेट का नाम मेंशन करना जरूरी है, और 12(2) या कोई और सेक्शन जहां भी प्लेस ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो सर वही स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस दैट्स इट फॉर दिस सर। तो ये कुल मिला के एक तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर की अमेंडमेंट हुई, और सिंगल यही अमेंडमेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपका एग्जाम्स कब है, सितंबर 25, जनवरी 26 या दिसंबर 25, CA इंटर CMA GST 14th एडिशन की सेकंड प्रिंट की बुक में मैंने ये नोट्स कवर कर रखे हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास इससे पहले की बुक है। पेज नंबर 26 डन डन। वीडियो रोक के नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, या बुक ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है। सर सर्कुलर नंबर डेट याद नहीं रखते हैं, खाली इन तीन का खास ध्यान रखना कि भाई इन तीन केसेस में अगर B2C यानी सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो स्टेट का नाम लिखना जरूरी है, और वही हमें प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में हेल्प करता है, चाहे 10(1) CA हो या 12(2) या फिर कोई और सब सेक्शन हो सेक्शन 12 का, जहां पर हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। ठीक, डन। ये लिख लीजिए, मैं जहां जहां आपको ले गया हूं पेज नंबर का रेफरेंस देके। सर ऑनलाइन मनी गेम में ये ऑनलाइन मनी गेम को गुड्स बोलते हैं, और अगर ये B2C चल रहा है, ऑनलाइन मनी गेम में रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो हम 10(1) CA में जाएंगे, और वहां पर भी क्या बोलता है, आपको रेसिपिएंट का स्टेट का नाम लिखना। तो ये ऐसे ध्यान रख लेना। तो डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। मतलब मोटा मोटी ये समझो कि रूल 46 सेक्शन, देखो मोटा मोटी तुमको ये समझना है
कि तीन केसेस में अपना सेक्शन 31 रूल 46 बोलता है स्टेट नेम इज मैंडेटरी। ठीक, क्लियर। और जब हम इससे प्लेस ऑफ सप्लाई में जाते हैं सेक्शन 10(1) CA में और या फिर सेक्शन 12(2) में, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई वही स्टेट हो जाएगा, स्टेट ऑफ रेसिपिएंट। हमें सप्लायर की लोकेशन के थ्रू प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, एंड 3 केसेस कौन से अभी बताया, वैल्यू 40,000 हो या 60,000 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 50,000 से कम हो तो स्टेट का नाम मैंडेटरी है और वही स्टेट हमें प्लेस ऑफ सप्लाई देगा। दैट्स इट, फिनिश, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।